Good morning students. Myself Nidhi Agrawal, faculty member of science in Matrix Academy. तो आज हम बात करते हैं चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी है उसकी बात करते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर की बात कर लेते हैं कि इस लाइफ प्रोसेस में हमने 4 इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस पढ़े थे। वो चारों इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस क्या क्या थे कि न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो और आपने ये भी पढ़ा था उसमें कि ये चारों लाइफ प्रोसेस हमारे लिविंग रहने के लिए या हमारे लिवलीहुड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनमें से किसी एक भी लाइफ प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आती है तो वी कैन नॉट अलाइव। तो अब अगर आप ये देखो कि अगर आप अलाइव हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अलाइव है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो धीरे धीरे ग्रो होता है, वो ओल्ड हो जाता है और एक सर्टेन एज के बाद ही विल अल्टीमेटली डाई। तो क्या होगा अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सर्टेन एज के बाद डाई हो जाए तो अल्टीमेटली तो क्या होगा कि अर्थ पे से वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। तो क्या करें हम उसके लिए कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ अर्थ पर हमेशा बनी रहे, तो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज़ रिप्रोडक्शन, यानी री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन, यानी कोई भी चीज़ डेवलप करना या प्रोड्यूस करना। अबाउट रिप्रोडक्शन, तो इसके बारे में हम समझते हैं इस चैप्टर में कि वो प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, अपने जैसे ही दूसरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब इसमें मैंने स्पेशल फोकस किया है ओन काइंड। ओन काइंड का मतलब ये है कि सेम स्पीशीज़ ही रिप्रोड्यूस हो पाती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि कोई अगर रोज़ का प्लांट है तो वो जो अगर रिप्रोड्यूस होगा तो वो न्यू रोज़ के प्लांट को ही ग्रो करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा या डेवलप करेगा। ऐसा नहीं है कि रोज़ के प्लांट से कोई हमें कोई दूसरा फ्लावर मिल पाए या सपोज़ हम कह सकते हैं सनफ्लावर मिल पाए, ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स की बात करें तो डॉग्स जो हैं वो पपीज़ को हमें रिप्रोड्यूस करते हैं, या और इसी तरह से अगर हम कैट की बात करें तो हमें उससे किटन्स मिलती हैं, और ह्यूमंस जो हैं वो बेबीज़ को जो है रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेम काइंड, सेम स्पीशीज़ के ही जो ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं, ना कि किसी और स्पीशीज़ के। तो अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए इतना एसेंशियल क्यों है। वाई इज़ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी मच एसेंशियल फॉर अस। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें कि वो हमारे लिए एसेंशियल हैं, उनके बिना हम अब सर्वाइव नहीं कर सकते, तो रिप्रोडक्शन हमारे लिविंग के लिए तो इतना एसेंशियल नहीं है। हम कह सकते हैं कि हम रिप्रोडक्शन ना भी कर पाएँ तब भी हम सर्वाइव कर सकते हैं, हम डाई नहीं होंगे। बट क्या होता है कि हमारी अर्थ पर से वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, सपोज़ आप एग्जांपल देखो इसमें, अगर ऑल कैट्स डज नॉट रिप्रोड्यूस, अगर सारी कैट्स जितनी भी हैं अर्थ पर वो कोई भी रिप्रोड्यूस ना करें तो क्या होगा, जो ओल्ड कैट हैं वो डाई हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा जबकि रिप्रोडक्शन ना होने की वजह से अर्थ से सारी वो स्पीशीज़ जो है ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉर द सर्वाइवल ऑफ और कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़ ऑन द अर्थ रिप्रोडक्शन इज़ वेरी मच एसेंशियल। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। जो डेड ऑर्गेनिज्म हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक टाइम के बाद, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक उसकी पर्टिकुलर लाइफ होती है और उस पर्टिकुलर लाइफ के बाद वो डेड हो जाता है, तो उन डेड ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करके जो न्यू स्पीशीज़ उसकी जनरेट होती है या न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट होते हैं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए भी रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इसके अलावा एडिशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, कुछ नई स्पीशीज़ भी इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ऐड होती हैं अर्थ पर। ठीक है, वो हम प्रोसेस आगे वेरिएशंस में पढ़ेंगे, अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है।
हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ देयर, तो हम अगर इसको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो ये दो हम पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब बात आती है कि ये इनका क्या मतलब है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. ए मीन्स नो, ए मीन्स हम कह सकते हैं नो, कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं हैं, ठीक है. नो सेक्सुअल ऑर्गन्स आर देयर, ठीक है. सेक्स ऑर्गन्स नहीं है यहाँ पर, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेक्स सेल्स होती हैं, या इसको हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स आर देयर, रिप्रोडक्टिव सेल्स यहाँ पर बनती हैं. और इसके अलावा हम इसमें कह सकते हैं जिनको सेक्स सेल्स को ही हम गैमीट्स भी कहते हैं. तो ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें कि सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है. अब बात आती है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. अब सिंगल पेरेंट ही है तो हमें नहीं पता कि वो वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, इसमें हमें मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं होता. बस हम ये कह सकते हैं कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है इस टाइप के रिप्रोडक्शन में. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि अभी हमने बात की सेक्स सेल्स बनती हैं, यानी मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स, तो इसका मतलब 2 टाइप के पेरेंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, एक मेल पेरेंट और एक फीमेल पेरेंट, ठीक है. तो अब फिलहाल हम 1 बाय 1 एक एक को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी जैसा कि बताया कि इसमें कोई सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ये सिंपलेस्ट टाइप का रिप्रोडक्शन है. और इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो उसी सेम काइंड का होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते फ्रॉम दी सिंगल पेरेंट. इट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब उसमें जो पेरेंट जैसा होता है, जिस टाइप का पेरेंट्स होते हैं उसी टाइप के सेम काइंड के ही ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, ठीक है. और इसको अभी हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, इसीलिए क्योंकि कोई सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए हमने इसका नाम रखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दिस प्रोसेस इज मोस्ट कॉमन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. अब आपको ये तो पता ही है कि यूनिसेल्युलर यानी सिंगल सेल इसके अंदर होती है, उसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये क्यों कॉमन है, क्योंकि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आपको ये भी पता है कि वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते थे, वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ज़्यादा कॉमन है, ठीक है. यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये. और इसके बाद आती है कि कुछ ऐसा नहीं है कि खाली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होगा, कुछ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी जो सिंपल टाइप के हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. और अब इसकी बात करें कि कितने टाइप का होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ऑफ 6 टाइप. एक तो फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. फिशन, पहले हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं कि इनका क्या मीनिंग है और इसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है. तो फिशन की बात करें तो फिशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाना या टूट जाना. ब्रेक हो जाना उसको ही हम फिशन कहते हैं. तो अगर हम फिशन की बात कर रहे हैं तो अगर एक ऑर्गेनेल है वो 2 में टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड फिशन. बडिंग में क्या होता है, एक बड बन जाती है यानी आउटग्रोथ बन जाती है और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. स्पोर्स फॉर्मेशन में छोटे छोटे स्पोर्स बन जाते हैं और उसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. रीजेनरेशन में कोई भी बॉडी पार्ट कट हो जाता है और उससे नया एनिमल रिप्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है. वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे और क्यों, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं. इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, यानी छोटे छोटे टुकड़े उसमें टूट जाना और उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है. और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे लीफ, स्टेम एंड रूट्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और उनसे नया प्लांट्स बन जाना वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है, ठीक है. तो अब हम एक एक करके इनको ले लेते हैं कैटेगरी अलग अलग टॉपिक वाइज कि कौन से टाइप्स हैं. तो सबसे पहले हम लेते हैं फिशन, कि फिशन क्या होता है और किस तरह से इससे नया एनिमल रिप्रोड्यूस होता है.
तो सबसे पहले बात करते हैं फिशन की, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग हमें समझनी चाहिए कि वो क्या है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म यानी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जिससे कि कोई नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, उसको हम पेरेंट सेल कहते हैं या पेरेंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म को। और जो नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिज्म, या इसको हम कह सकते हैं डॉटर सेल। एक चीज़ यहाँ समझने की है कि डॉटर सेल हमने जो नाम दिया है ना, आप कहोगे कि सन सेल भी कह सकते थे, डॉटर सेल ही क्यों कहा, तो एक ये नाम है, बेशक वो मेल हो या फीमेल हो, हम उसको डॉटर सेल ही कहते हैं। डॉटर सेल या डॉटर ऑर्गेनिज्म कुछ भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेल में ब्रेक हुआ है या ऑर्गेनिज्म में पूरा बन गया है। तो अब बात करते हैं पहला टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फिशन। ठीक है, फिशन में क्या होता है, फिशन का पहले हम वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। फिशन माने होता है ब्रेकिंग। ठीक है, कोई भी चीज़ को ब्रेक हो जाना, टूट जाना, दैट इज कॉल्ड फिशन। अब फिशन में हम देखते हैं ये इसमें होता क्या है, इन दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है और डिवाइड हो जाता है, और दो या दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। तो उसके बेस पर फिर हम फिशन को डिवाइड कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन यानी बाई मीन्स टू, तो अगर टू पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, फिशन माने ब्रेकिंग, टू और फिशन माने ब्रेक। ठीक है, अगर टू पार्ट्स में ब्रेक हुआ है कोई ऑर्गेनिज्म तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, और इसी तरह से एक दूसरा नाम आया मल्टीपल फिशन, अगर दो से ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो गया। ठीक है, दो से ज़्यादा नए ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो गया तो इसको कहा हमने मल्टीपल फिशन, यानी मैनी पार्ट्स में फिशन। तो अब वन बाय वन हम इनको ले लेते हैं। तो पहले हम लेते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी यानी टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाना, यानी दो ऑर्गेनिज्म बन जाना। तो इसमें इसका तो आपको वर्ड का मीनिंग तो समझ ही लिया है, इसमें होता क्या है वो समझ लो कि इन दिस टाइप ऑफ फिशन पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू इंडिविजुअल डॉटर ऑर्गेनिज्म। टू आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म, दोनों ही एक सी होती हैं, दो डॉटर ऑर्गेनिज्म। जैसा मैंने बताया था कि कोई भी नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिज्म है उसको हम डॉटर ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो आइडेंटिकल डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है एमीबा। ठीक है, एमीबा का एग्जाम्पल ले लिया हमने, इसमें ये पेरेंट अमीबा है यानी फुल्ली मैच्योर्ड या ग्रोन अमीबा है। फुल्ली मैच्योर्ड और ग्रोन अमीबा है जिसमें जो कि कहना चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। अब इसका अंदर ये सेंटर में न्यूक्लियस है और वैक्यूल है ये, और ये जो डॉटेड है ये साइटोप्लाज्म है। अब आप देखोगे कि जब ये एमीबा जो है रिप्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस जो होता है ना सेंटर से, वो इलोंगेट होना शुरू करता है, और न्यूक्लियस इलोंगेट होना शुरू करता है तो फिर उसके बाद इलोंगेट होते होते ये ब्रेक हो जाता है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड होकर टू पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर ये जो इसकी जो आसपास का सेल साइटोप्लाज्म है वो भी सिकुड़ना शुरू होता है, और इस तरह से करते करते साइटोप्लाज्म इसका जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ से जो सेल है वो डिवाइड हो जाती हैं और ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है। देखो एमीबा मैंने पहले ही बता दिया था आपको, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही इसमें सिंगल सेल है जो कि सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब ये जो अमीबा है ये ब्रेक होके टू डॉटर एमीबी में कन्वर्ट हो जा रहा है, या दो अमीबा प्रोड्यूस कर देता है। इस तरह से ये बाइनरी फिशन अमीबा में पाया जाता है। लेकिन अमीबा के अलावा कुछ और एग्जाम्पल हैं, कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें ये बाइनरी फिशन होता है, और जो हैं जैसे पैरामीशियम भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा है लिशमानिया जो है एक तरह का पैरासाइट है। पैरासाइट तो आपको पता ही होगा, जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। और ये लिशमानिया जो है ये पैरासाइट है, और ये कालाजार नाम की डिजीज़ कॉज करता है, और ये इससे जो ब्लैक फीवर हो जाता है। ठीक है, तो आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है
कि बस इतना ही जानना काफ़ी है कि ये लेशमानिया जो है ये एक तरह से बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फिशन का ही दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे, मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है देख लेते हैं हम कि मल्टीपल फिशन, मल्टीपल मतलब मैनी पार्ट्स में डिवीज़न, मैनी पार्ट्स में डिवीज़न, उसको हम कह रहे हैं मल्टीपल फिशन। इसमें होता क्या है, अब ये समझ लो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट होके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है एक ही समय में। जैसे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक वाइवेक्स जो है एक तरह का मलेरिया पैरासाइट है जो मलेरिया फैलाता है, ऐसा मच्छर। ठीक है, उसका नाम प्लाज्मोडियम है, ये जोलॉजिकल नेम है इसका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और इसके अलावा मोनोसिस्टिस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीपल फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। इसमें रिप्रोडक्शन होता कैसे है ये देखो आप कि ये सेंटर में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसके बाद ये चारों तरफ साइटोप्लाज्म है और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और इसके चारों तरफ सेल वॉल है। अब सेल वॉल के बाहर एक और लेयर बन जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम कहते हैं सिस्ट। ठीक है, ये सिस्ट बन जाती है और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं उस समय क्या होता है कि ये न्यूक्लियस जो है बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है। और जब न्यूक्लियस टूट गए तो उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म बन गया और साइटोप्लाज्म बनने के बाद वो साइटोप्लाज्म जो है अलग से सेल्स बना लेता है, बहुत सारी सेल्स बना लेता है। ये साइटोप्लाज्म है, इसके चारों तरफ सेल्स हैं और ये सेंटर में न्यूक्लियस है। तो इस तरह से मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं बाय मल्टीपल फिशन। अब क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है ना, तो ये जो सिस्ट है बाहर की मेम्ब्रेन, ये बस्ट हो जाती है और इसके अंदर से बहुत सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं, मैनी डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं और ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लगते हैं। तो आपने देखा एक ही हमारे पास ऑर्गेनिज्म था। ठीक है, इसको आप प्लाज्मोडियम मान सकते हो, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन हो रहा था। ये एक प्लाज्मोडियम का एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, उसमें आप देखोगे कि ये इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के वो डेवलप हो गए। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिशन होता है। अब बात करते हैं हम कि नेक्स्ट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका नाम है बडिंग। व्हाट डू यू मीन बाय बडिंग? तो बडिंग वर्ड बना है बड से। बड का क्या मतलब है? बड एक स्मॉल आउटग्रोथ है, छोटी सी आउटग्रोथ है जो कहीं पर निकल आती है। जैसे हम फ्लावर में कहते हैं ना कि ये छोटी सी बड निकल आई, बड, और जो बड जो है वो कंप्लीट फ्लावर बना लेती है, वही बड आप समझ सकते हो कि ये बड है। बड मतलब स्मॉल आउटग्रोथ है और ये स्मॉल आउटग्रोथ पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर देती है। तो ये कैसे करती है इसको हमें देखना है। तो जैसे अब हम इसमें बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसका नाम जैसे एक हाइड्रा है, हाइड्रा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो कि इस बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ईस्ट आपको पता ही है, एक तरह का फंगस है, जैसे ब्रेड के ऊपर ईस्ट आ जाती है, ठीक है, उस तरह से एक फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर होता है और ये भी बडिंग के थ्रू ही रिप्रोड्यूस होता है। अब हाइड्रा का स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये समवॉट ऐसे होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है और इसके ऊपर ये टेंटिकल्स होते हैं। ये टेंटिकल्स जो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हाइड्रा पूरी तरह से फुल्ली ग्रो हो जाता है तो उसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ इस तरह से निकल आती है, स्मॉल आउटग्रोथ। इस स्मॉल आउटग्रोथ को ही हमने बड का नाम दे दिया, ठीक है, यही बड है। अब बड क्या करती है, बड क्या कर रही है इसमें कि ये धीरे धीरे बड ग्रो करना शुरू करेगी और इसमें फिर ये टेंटिकल्स बन गए और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बन गए और करते 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 ये अल्टीमेटली न्यू हाइड्रा, छोटा सा नया हाइड्रा बना लिया इसने। अब ये हाइड्रा फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। बड जो है पहले छोटी सी बड बनी, इसके बाद ये बड बड़ी होनी शुरू हुई और बड बड़ी होते होते पूरे कंप्लीट हाइड्रा में बदल गई। अब ये कंप्लीट हाइड्रा जब बन गया और ये हाइड्रा जो है ग्रो हो गया तो ये जो है पेरेंट हाइड्रा से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और न्यू हाइड्रा
बन जाता है। तो आपने देखा कि शुरुआत में पेरेंट हाइड्रा केवल एक सिंगल था ऑर्गेनिज्म, उससे जो है नया हाइड्रा डेवलप हो गया। अब ये जो नया हाइड्रा है जब ये मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये नए एक और बर्ड इसके अंदर ग्रो हो जाएगी, एक या एक से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, तो उतनी ग्रो उसमें हो जाएंगी बर्ड्स, और फिर ये इससे इस तरह से नंबर ऑफ हाइड्रास जो है वो डेवलप हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि हाइड्रा में और ईस्ट में इस तरह से बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो अभी आपने 6 टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़े थे, उसमें आपने फिशन पढ़ लिया और बडिंग पढ़ लिया। अब 3rd टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी बात करते हैं हम। तो वो आया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स होते हैं छोटे 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 टुकड़े, या इसको हम कह सकते हैं पीसेस या फिलामेंट्स, कुछ भी कह सकते हो, कोई भी नाम आप दे सकते हो इसको। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है और कैसे होता है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखोगे एक आप जब कोई भी पानी देखते हो ना, पानी जहाँ पर स्टॉप वाटर होता है, जहाँ पर पानी बह नहीं रहा है, रनिंग नहीं है, उस केस में आप देखते हो कि कहीं कहीं पर एक ग्रीनिश कलर का ना कुछ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काई, उस तरह का कुछ जम जाता है। ठीक है, वो काई एक्चुअली क्या है? स्पायरोगायरा, जो कि एक फिलामेंटस एल्गी है, एल्गेई है। इसमें ना ये ग्रीन कलर की होती है, इसलिए हमें ग्रीनिश कलर इसका दिखाई देता है। और इसमें जो ये जो स्पायरल फॉर्म में है, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट है इसलिए ये खुद से अपना फूड बनाती है, या कह सकते हैं ऑटोट्रॉफस है। चलो खैर, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, बट आगे हम देखते हैं। इसमें स्पायरल शेप क्लोरोप्लास्ट है, और ये इस तरह की, इसमें ऐसा स्पायरल बेंडिंग होने की वजह से इसका नाम जो है स्पायरोगायरा रखा गया। ठीक है, ये जो स्पायरोगायरा है एक तरह की एल्गेई प्लांट है, और ये किसी भी ठहरे हुए पानी में मिलती है। इसके अलावा सी एनिमॉन्स, ये भी एक तरह के एनिमल्स हैं जो कि हमें सी वाटर में मिलते हैं। इनमें क्या होता है कि ये जो पूरा एक फिलामेंट है स्पायरोगायरा का, ये बीच में से कई बार ब्रेक हो जाता है, और बीच में से ब्रेक होने के बाद ना ये अलग अलग 2 फ्रेगमेंट्स में टूट गया। ठीक है, ये पेरेंट स्पायरोगायरा है और ये 2 फ्रेगमेंट में टूट गया, और इस तरह से जो दोनों फ्रेगमेंट्स थे वो एक इंडिविजुअल स्पायरोगायरा की तरह एक्ट करने लगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 स्पायरोगायरा फॉर्म हो गए इस प्रोसेस के थ्रू, और ये प्रोसेस कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, द ब्रेकिंग अप, अब इसको प्रोसेस को हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रेकिंग अप ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंगल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेल्यूलर है, उसका ब्रेक हो जाना कितने ऑर्गेनिज्म में? 2 और मोर पीसेस में, 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में ब्रेक हो जाना। ठीक है, और इन पीसेस का हमने नाम दे दिया फ्रेगमेंट्स। ठीक है, इन फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाने को हमने कहा कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज टू फॉर्म ए कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ना, ये नए ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लगते हैं या नए ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। तो अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है इसे सुन के कि अभी आपने मैम मेरे को फिशन में भी हमें यही बताया कि फिशन में एक ऑर्गेनिज्म था। देखो आपको दोबारा से इसको रिकॉल करा देती हूँ कि फिशन में एक ऑर्गेनिज्म था, वो ब्रेक होके 2 में टूट गया इस तरह से। ठीक है, और अभी आपने बोला कि फ्रेगमेंटेशन में भी वही प्रोसेस है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो 2 में टूट गया। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस क्या हो सकता है और हमने इनको क्यों अलग अलग 2 नाम दिए? हम इसको भी फ्रेगमेंटेशन कह सकते थे या उसको भी फिशन कह सकते थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि हमने इनको अलग अलग नाम दिए? तो बेटा इसमें ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है फिशन और फ्रेगमेंटेशन में? तो इसमें डिफरेंस ये है कि जो फिशन होता है ये प्रोसेस यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। इन फिशन ए यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक होता है 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अगर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रहा है, तो हम उस प्रोसेस का नाम देंगे फिशन। ठीक, और अगर कोई मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक होके
2 या 2 से ज़्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो हम उसको फिशन नहीं कहेंगे, हम उसको फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो रहे हैं, फ्रेगमेंट्स बीच में से टूट रहे हैं और नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं, इसको हमने फ्रेगमेंटेशन का नाम दिया, ना कि फिशन का। क्लियर है ये बच्चों? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके बाद कुछ एक नया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लेते हैं जिसका नाम आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन, ठीक है, बहुत अच्छा है ये, इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें रीजेनरेशन में क्या होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि छिपकली की जो पूंछ होती है ना, लिजर्ड की, आपने देखा होगा अगर उसको नीचे से कट कर दिया जाए तो वो नई पूंछ डेवलप कर लेती है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या है? रीजेनरेशन है एक्चुअली। यही प्रोसेस आपको इसमें पढ़ना है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट से कोई नया ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा बन जाना, ये रीजनरेशन कहलाता है। देखो बच्चों कितना इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और सुनने में भी हमें लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा होता है। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड प्लेनेरियल वॉर्म। ठीक है, देखो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं तो मल्टी सेल्यूलर, लेकिन हमें ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। इतने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं मल्टी सेल्यूलर कि हम इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे। तो इनमें प्रोसेस क्या होता है ये हम समझ लेते हैं कि देखो हाइड्रा तो हम बाद में लेंगे, हम देखते हैं ये प्लेनेरियल वॉर्म की फ़ोटो है। ये एक पिक है प्लेनेरियल वॉर्म। प्लेनेरिया ये एक फ्लैट वॉर्म है, फ्लैट मतलब चपटा, ऐसा फ्लैट वॉर्म है। और इसमें प्लेनेरियल वॉर्म जो होता है एक तरह का पैरासिटिक होता है, ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है। ठीक है, प्लेनेरियल वॉर्म की बात कर लेते हैं। ये एक फ्लैट वॉर्म है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, बाई चांस किसी गलती से क्या हुआ कि ये गलती से 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में कट गया। ठीक है, एक यहाँ से कट गया, एक यहाँ से कट गया। अब कट गया तो क्या करें, तो मर जाना चाहिए, कायदे से तो ऐसा ही होता है कि अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जैसे मान लो कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, डॉग है, कैट है, कोई भी है, अगर वो कट जाए एक्सीडेंट से, बाई चांस उसकी बॉडी कट जाए तो वो मर ही जाएगा। लेकिन इनमें क्या होता है, ये कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म है, इनमें क्या होता है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म कट गया तो सपोज 3 पार्ट्स में कट गया, अब हमने तीनों का नाम रख दिया 1 2 3, या हम कह सकते हैं ये हेड है, ये मिडिल पार्ट है और ये लोअर पार्ट है। ठीक है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट, 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी कट गई। अब कट गई तो अब क्या करें? ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसकी बॉडी की सेल्स जो होती है ना, वो एक ग्रुप बना लेंगी, बहुत सारा बड़ा सा एक गुच्छा बना लेंगी, ग्रुप बना लेंगी, जिसका नाम है बॉल्स ऑफ सेल। बॉल्स ऑफ सेल, बॉल्स ऑफ सेल क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे ऑर्गन्स वहाँ पर इकट्ठे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो नया ऑर्गेनिज्म जनरेट कर देंगे। ठीक है, रीजनरेट कर देंगे नया ऑर्गेनिज्म। री मीन्स अगेन, अगर इसका नाम से हम मीनिंग समझना चाहें, री मीन्स अगेन, और जेनरेशन मीन्स डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, जनरेशन मीन्स डेवलपमेंट कह सकते हो या ग्रो कह सकते हो, नया ग्रो हो जाना, नया एनिमल अगेन ग्रो हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड रीजनरेशन। तो आपने देखा कि इसका केवल हमारे पास अपर बॉडी पार्ट बचा था, ये रीजनरेट हुआ और इसने क्या किया, मिडिल और लोअर पार्ट अपने आप बना लिया सेल्स के ग्रुप से। ठीक है, उसी तरह से इसका केवल मिडिल पार्ट था हमारे पास, केवल ये वाला पार्ट था, इसमें अपर पार्ट बन गया और लोअर पार्ट बन गया, और इसमें केवल लोअर पार्ट था, इसका अपर और मिडिल पार्ट बन गया। ठीक है, इस तरह से एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गए। ठीक है, एक प्लेनेरिया से 3 प्लेनेरिया बन गए। बाई चांस ये 3 की जगह एक 3 से ज़्यादा पार्ट्स में भी कटा होता, तब भी सारे पार्ट्स रीग्रो हो जाते या रीजेनरेट हो जाते। इस प्रोसेस को हम रीजेनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रोसेस मैंने बताया आपको कि वही होता है कि इसमें जो सेल्स होती हैं उनके ग्रुप बना लेती हैं, एक डिवाइड होके बॉल्स ऑफ सेल्स बना लेती हैं, और उससे क्या होता है, उन सेल्स के ग्रुप से डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ग्रो हो जाते हैं
या बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि क्या ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन से कुछ अलग है? देखो, हाइड्रा में अगर हम बात करें ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, तो आप कभी भी रीजेनरेशन नहीं बोलते हो। रीजेनरेशन एक एडिशनल है, लेकिन मेन आप कहोगे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन तो इसमें आप बोल दोगे बडिंग। बडिंग के थ्रू हाइड्रा रिप्रोड्यूस होता है, हम इसमें रीजेनरेशन वाली बात नहीं करेंगे, एडिशनली करेंगे, वो बात समझ में आती है, लेकिन मेन इसका प्रोसेस होता है बडिंग। क्यों ऐसा है, या हम क्यों रीजेनरेशन को एक तरह का कॉमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं मानते? क्योंकि क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो रीजेनरेशन के थ्रू हो रहा है ना, अब आप देखो कि अगर हम किसी की बात करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो ये अपने आप तो रिप्रोड्यूस हो नहीं पा रहा है। जब तक इसकी बॉडी नहीं कटेगी बीच में से, तब तक ये रीजनरेट नहीं होगी या नया ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होगा। तो नया ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया में डेवलप करने का क्या तरीका है कि उसकी बॉडी बीच में से कट तो हो। ठीक है, बाई चांस उसके साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या उसकी बॉडी कट नहीं हो पाई, तो उसमें रीजेनरेशन नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो है कि एक कॉमन तरीका नहीं है ये रिप्रोडक्शन का, क्योंकि ये डिपेंडेंट है बॉडी के कट हो जाने पर। तो इसको हम ये कह सकते हैं, रीजेनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन बिकॉज मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, जब तक कि वो कटेंगे नहीं तब तक रिप्रोड्यूस हो नहीं पाएंगे। तो एक ये नॉर्मल तरीका तो नहीं हुआ रिप्रोडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्पोर्स क्या हैं। स्पोर्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं स्पोर्स क्या हैं। स्पोर्स वो माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ हैं। माइक्रोस्कोपिक यानी हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगी, और इसके अलावा ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो सकती हैं। और ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि कवर्ड हैं एक कवरिंग के थ्रू, एक कहना चाहिए प्रोटेक्टिव लेयर के थ्रू। इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम है स्पोरेंजियम, और ये प्रोटेक्टिव लेयर ही ये स्पोर कोट भी कहलाती है, स्पोर केस भी कहलाती है। स्पोर केस, स्पोर कोट या प्रोटेक्टिव कोट, कुछ भी आप इसे कह सकते हो, और इसका नाम है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, मैंने जैसा कि बताया आपको, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होती हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये स्पोरेंजियम या स्पोर केस इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इन केस मतलब अब ये भी समझ लेते हैं कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस क्या हैं। अनफेवरेबल कंडीशन यानी टेम्परेचर जो है बहुत एक्सट्रीम है, बहुत हाई है या बहुत लो है, या इसके अलावा वाटर जो है सुटेबल अमाउंट में नहीं है, या कह सकते हैं हम इस तरह की कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन अगर होती है तो उस समय ये स्पोरेंजियम इन्हें प्रोटेक्ट करता है। अब इसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो क्या होता है कि ये स्पोरेंजियम या स्पोर केस जो है वो बर्स्ट हो जाता है, और इसके अंदर से स्पोर्स बाहर निकल जाते हैं, और ये स्पोर्स जो है वो एयर में चारों तरफ डिस्पर्स हो जाते हैं। और ये डिस्पर्स होने के बाद जो स्पोर्स हैं वो कहीं भी ग्राउंड पर या किसी भी जगह पर जब भी नीचे गिरते हैं तो ये नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं या डेवलप कर देते हैं। तो ये प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन हमारा स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। तो इसको देखते हैं हम। इट इज़ फाउंड इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड। ये ब्रेड मोल्ड क्या है, ऐसी फंगस जो कि ब्रेड के ऊपर लग जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड जब आपने मॉइस्ट एरिया में या कहीं पर ऐसी जगह पर रखते हो तो आप देखते हो कि ब्रेड में ग्रीनिश कलर की एक फंगस लग जाती है, उसे ही हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। और इसका बॉटेनिकल नेम की बात करें तो ये राइजोपस होता है। इसके अलावा एक दूसरी फंगस जिसका नाम है म्यूकोर, ये भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करती है। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं जैसे फर्न और मॉसेस, इनमें क्या होता है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनमें भी ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही रिप्रोडक्शन होता है। कुछ ये तो हो गए मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनके अलावा कुछ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी हैं जैसे बैक्टीरिया, जिनमें भी स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो
प्रोसेस वही है कि स्पोर फॉर्मेशन में पेरेंट्स प्लांट जो होते हैं उनमें बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट डेवलप हो जाती हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स डेवलप हो जाती हैं, जिनका नाम स्पोर्स है। और ये स्पोरेंजियम में या स्पोर केस में जो है प्रोटेक्टिव रहती हैं। और जब फेवरेबल कंडीशंस में ये स्पोर केस बस्ट होते हैं तो ये एयर में डिस्पर्स हो जाती हैं और ये इतनी लाइट वेटेड होते हैं कि ये एयर में हम चारों तरफ आराम से फैल जाते हैं। इसके बाद ये फेवरेबल कंडीशन में जहाँ पर भी ये जर्मिनेट होते हैं वहाँ न्यू प्लांट को डेवलप कर देते हैं। इसका एग्जांपल फंजाई जैसे राइजोपस, ये और इसका आपको डायग्राम दिखाया हुआ है कि ये नीचे जो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं वाइट कलर के, ये हाइफी कहलाती हैं। वाइट मैंने इसमें डायग्राम में नहीं शो कर पाई हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। और इसके बाद इसमें जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टेम दैट इज़ स्पोरेंजियोफोर, और इसके ऊपर जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये स्पोरेंजियम कहलाती है। और इसके अंदर छोटे छोटे मल्टीपल ये मैनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि किस तरह से ये एक्चुअली ये डायग्रामेटिक वे में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। इसमें देखिए ये ब्रेड मोल्ड में आपको दिखाई देगा ये ग्रीनिश कलर का एरिया जगह जगह फैला हुआ है। और आप इसको इजीली अपने घरों में भी देख सकते हो कि जब आपकी ब्रेड कोई ख़राब हो जाती है, हम कहते हैं इसमें फफूंदी आ गई, तो व्हाट इज़ दैट फफूंदी, दैट इज़ राइजोपस फंगस है जो कि इसके ऊपर ग्रो कर जाती है। ठीक है, ये तो आप इसको नेकेड आई से देखोगे तो इस तरह का ग्रीनिश कलर का एरिया आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसी को माइक्रोस्कोप में देखते हो तो माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह के छोटे छोटे ये राउंड शेप बॉडीज़ दिखाई देंगी। ये राउंड शेप बॉडीज़ एक्चुअली स्पोरेंजियोफोर हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि ये राउंड शेप बॉडीज़ हैं स्पोरेंजियोफोर जिसके अंदर स्पोर्स हैं। और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, ये स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम जो कवरिंग है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट हैं। और ये जो स्टेम है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज़ स्पोरेंजियोफोर, वो आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और ये जो वाइट कलर के थ्रेड्स हैं दे आर हाइफी। अगर बहुत सारे हैं तो हाइफी कहलाते हैं, अगर इनका सिंगुलर की बात करते हैं तो एक हाइफा कहलाता है। तो ये हाइफी क्योंकि हमने बहुत सारे यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे हैं, तो वाइट थ्रेड्स जो होते हैं ये हाइफी हैं। ठीक है, इसमें जो ब्लैक डॉट्स हैं वो स्पोरेंजियम है और इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा एक और फंगस की बात करें, पेनिसिलियम फंगस भी स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू ही रिप्रोड्यूस करती है। इसमें आप देख सकते हो ये आपको जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, राउंडेड शेप्ड स्ट्रक्चर हैं, दे आर स्पोर्स। इसके अंदर स्पोर्स हैं स्पोरेंजियम के अंदर और ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तक जो आपने टोटल पढ़े 5 रिप्रोडक्टिव मेथड्स पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इन 5 रिप्रोडक्टिव मेथड्स में जो शुरुआत से आपने पढ़े हैं अब तक, फर्स्ट इज़ फिशन। और फिशन में आपने पढ़ा 2 तरह के फिशंस हो सकते हैं, एक तो बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड आपने बडिंग में आपने पढ़ा हाइड्रा बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। इसके अलावा तीसरा आपने मेथड पढ़ा फ्रेगमेंटेशन आपने पढ़ा स्पायरोगायरा में होता है। इसके बाद आपने चौथा मेथड पढ़ा रीजेनरेशन आपने देखा कि प्लेनेरिया में और हाइड्रा में होता है। और इसके बाद 5th मेथड स्पोर फॉर्मेशन जिसमें आपने राइजोपस का मेन एग्जांपल पढ़ा। तो अभी तक आपने 5 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस पढ़े हैं। अब नेक्स्ट 6th वन इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।